ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम अब शुरुआत करेंगे हमारी खास सेगमेंट की आईपीओ कॉर्नर की, जिसमें कि हम फोकस करेंगे आज इंटराक बिल्डिंग के आईपीओ पर। ये प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग सॉल्यूशन देने वाली कंपनी है। इसका आईपीओ आज से खुला है और 21 अगस्त तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 195 से 206 रुपये प्रति शेयर है। इशू साइज 600 करोड़ रुपए है और फ्रेश इशू के जरिए कंपनी 200 करोड़ जुटाएगी। कंपनी के फंडामेंटल्स और सब्सक्रिप्शन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हेम सिक्योरिटी से आस्था जैन। आस्था जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए, हमेशा की तरह। इंटराक बिल्डिंग का आईपीओ, इस कंपनी के अगर कारोबार के बारे में बात करें तो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग सॉल्यूशन देने वाली कंपनी है। थोड़ा हम इसके कंपटीशन को समझना चाहेंगे, क्योंकि मैं कहीं पढ़ रही थी कि ऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट में कंपनी का मार्केट शेयर करीब 40 से 45% है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से इनको थोड़ा सा खतरा है। आप कंपनी के पेयर ग्रुप कैसे देख रही हैं, कैसे एनालिसिस कर रही हैं, कंपटीशन कैसा देख रही हैं कंपनी पर, और कंपनी की स्ट्रेंथ कहाँ कहाँ पर है, ये भी बताइए। जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। देखा जाए तो प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग ये प्रोवाइड करते हैं और एक तरह से सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। और किन सेक्टर्स को जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में जाती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो इनके ये जो काम करते हैं ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में करते हैं, रेजिडेंशियल एंड नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स वगैरह को भी ये केटर करते हैं और डाइवर्स सेट ऑफ कस्टमर्स इनके पास है। देखा जाए तो प्री इंजीनियर्ड और ये जो पूरा सेगमेंट है प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग वाला, जो हम सेगमेंट की बात करते हैं, ये काफी इवॉल्विंग सेगमेंट है। और देखा जाए तो बेसिकली जो इनके डाइवर्स कस्टमर सेट है वो एक तरह से कैपिटल गुड्स सेक्टर की तरह ही हो गए कि ये फर्स्ट प्रोवाइडर है कोई भी कैपिटल गुड्स गिवर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इनका काम होता है और उसके बाद फिर अदर चीजें चालू होती हैं। कंपटीशन काफी ज्यादा है, लेकिन बिल्कुल आपने सही बोला, ऑर्गेनाइज स्पेस में एक ये हो गए और दूसरा पेन्नार इंडस्ट्रीज है। तो जो इन्होंने भी अपने पेयर के तौर पे आरएचपी में मेंशन किया है, तो लिस्टेड स्पेस में पेन्नार इंडस्ट्रीज को हम इनके एक कंपेटिटर के तौर पे देख सकते हैं। लेकिन इनकी ऑर्डर बुक काफी बढ़िया है, क्योंकि जिस तरह का ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं वो काबिल तारीफ है। हम सब जानते हैं कि ऑफ लेट हमने देखा है डिफेंस सेगमेंट में काफी ज्यादा यहाँ पे गवर्नमेंट का भी फोर्स है, तो वहां से भी इनको बढ़िया ऑर्डर्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर से इनको बढ़िया ऑर्डर्स मिलते हुए आ रहे हैं नजर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से। तो जिस तरह से गवर्नमेंट का यहाँ पे पूरा फोकस इन्हीं सभी सेगमेंट्स की तरफ है, तो इनके लिए काफी बढ़िया मार्केट यहाँ पे हो गया है और इनको काफी बढ़िया ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। तकरीबन 1000 करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक है एज ऑन अप्रैल 24 की अगर हम बात करें। कंपटीशन बिल्कुल ज्यादा है, ऑर्गेनाइज स्पेस में ये काफी बढ़िया मार्केट शेयर रखते हैं, क्योंकि इनका जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है, इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ये सेकंड मेरे हिसाब से आते हैं ऑर्गेनाइज स्पेस की भी अगर मैं बात करूं। तो ये काफी बढ़िया मार्केट इनके पास है और मुझे लगता है कि ये जो कंपटीशन है ये कंपनी को बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि डिमांड काफी ज्यादा निकलती भी आ रही है अलग अलग सेगमेंट से जिनको कि ये केटर करते हैं। और उसकी वजह से ही इनका आगे जाते हुए भी ऑर्डर बुक भी बढ़िया है और काम भी इनका बढ़िया ही रहने वाला है। तो हमें ये आईपीओ पसंद आता है और हम लोग सब्सक्राइब की रेटिंग इस आईपीओ को दे रहे हैं। इसमें एक पॉइंट जो और भी अच्छा लगा वो है कि प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 17 पे ये अपने इश्यू को लेके आ रहे हैं, यानी कि वैल्यूएशन भी यहाँ पे इन्होंने ठीक ठाक रखी है। तो उसमें भी थोड़ा बहुत इन्होंने टेबल पे छोड़ा है अगर मैं वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से भी बात करूं, तो इसीलिए सब्सक्राइब किया जा सकता है लिस्टिंग इन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दोनों ही लिहाज से इस आईपीओ। चलिए, तो रक्षाबंधन के मौके पर ये आपके लिए शुभ खरीदारी हो सकती है और एक शुभ तोहफा भी हो सकता है। तो जैसे कि आस्था, काफ़ी विस्तार से जवाब दिया आपने और तमाम बातें यहाँ पर शामिल की हैं। क्लाइंट और कस्टमर्स की आप बात कर रही थी, ग्रासिम इंडस्ट्रीज़, बर्जर पेंट्स, ब्लू स्टार, क्लाइमेट टेक, टिमकिन इंडिया, एडवर्ब टेक्नोलॉजी जैसे नाम शुमार है इनकी क्लाइंट लिस्ट में। लेकिन अब जो प्रोसीड्स हैं उनका इस्तेमाल किस तरह से अपने कैपेक्स को बढ़ाने को लेकर, खासतौर से जो इनकी न्यू पीईबी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स है उनके भी अपग्रेडेशन को लेकर जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। इनकी जो फंडिंग है इन्वेस्टमेंट की अपने आईटी एसेट्स को भी लेकर, उसके विस्तार को लेकर भी काफ़ी इनकी योजना है। कुछ बताइएगा कि पूरे प्रोसीड्स को, आईपीओ प्रोसीड्स को ये कैसे विभाजित करने की योजना बना रहे हैं अपने पूरे कारोबार में और तमाम वर्टिकल्स में।
देखिए, क्योंकि इनका जो आईपीओ प्रोसीड्स है, उसमें सबसे पहले तो ये कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के विस्तार करने के संदर्भ में। तो वो एक फाइनेंसिंग होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर का, एक तरह से पूरा फाइनेंसिंग होगा क्योंकि इनकी कुछ पीईबी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, उसको ये लोग विस्तार करेंगे। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, खींचा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी करके एक पर्टिकुलर अगर मैं नाम आपको बताऊँ, तो खींचा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी करके है, जिसके कि विस्तार के लिए ये करना चाहते हैं। जो और तमिलनाडु में भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। लेकिन कुछ पार्ट बिल्कुल आपने यहाँ पे सही बोला कविता, आईटी को लेके भी ये लोग खर्चा करना चाहते हैं, तो डेफिनिटली अभी इंटीग्रल पार्ट हो चुका है आईटी इन तरह की कंपनियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सिस्टम हो चुका है और वहाँ पे भी ये विस्तार करते हुए नज़र आएँगे। तो मुझे लगता है कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स जो गोइंग फॉरवर्ड है, वो काफ़ी बढ़िया है कंपनी के और आईपीओ का प्रोसीड्स क्योंकि काफ़ी बढ़िया जगह ये विस्तार करने में, क्षमता विस्तार करने में लगा रहे हैं, तो उसके भी फल हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेंगे। सो मेरे को लगता है कि जो भी आईपीओ प्रोसीड्स के इस्तेमाल हो रहा है, वो कंपनी की यहाँ पे कार्य क्षमता को विस्तार करने के लिए हो रहा है, जिसका कि आगे जाते हुए हमें फाइनेंशियल्स में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और इसीलिए ये इश्यू हमें बढ़िया लग रहा है और सब्सक्राइब की रेटिंग हमारे द्वारा दी जा रही है। बिल्कुल और एक्चुअली मुझे फिनेंशियल्स पर ही बात करना जो जो आपने अभी अंत में ही कहा कि पिछले 3 साल में हम देख रहे कि काफ़ी अच्छी यहाँ पे बढ़ोतरी नज़र आई है और रेवेन्यू में भी प्रॉफिट में भी रेवेन्यू में भी देखें तो अभी हमें कुछ 15% का ग्रोथ नज़र आया था, साथ ही साथ मुनाफे में भी 7% का अच्छा उछाल नज़र आया था। कंपनी अब आईपीओ प्रोसीड्स को ज़्यादातर शायद विस्तार में यूज़ करने वाली है, तो क्या इससे थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है? जो ये कंटिन्यूटी है एकदम अप ट्रेंड की, उसमें थोड़ा सा यहाँ पे हमें दबाव होता हुआ नज़र आ सकता है या वो ही कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा? देखिए जो मैं अभी आपसे बात करते-करते मैं यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन कर रही हूँ, तो जो हमारे हिसाब से आगे जाते हुए ये जो विस्तार में ये मनी यूज़ हो रहा है, इससे बॉटम लाइन में एक बढ़िया हमें इज़ाफ़ा होता हुआ नज़र आएगा, जिसमें कि हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि यहाँ पे 15 से 20% का इज़ाफ़ा बॉटम लाइन में फॉर एफवाई 25 हम होते हुए देखेंगे। उसके हिसाब से मुझे लगता है कि जो इश्यू इन्होंने प्राइस किया, अगर मैं सिर्फ़ एफवाई 25 की जो हमारी गणित के हिसाब से देखती हूँ, तो ये 15 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे आता है। लेकिन अगर हम फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट नहीं भी लेते और एफवाई 24 के फिगर्स पे भी देखें तो भी ये 17 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे आता है और दोनों ही लिहाज से ये बढ़िया और एक रीज़नेबल वैल्यूएशन लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये जो क्षमता विस्तार हो रही है इससे इनके फाइनेंशियल्स में एक बढ़िया मजबूती आएगी जिससे कि हमें बॉटम लाइन में 15 से 20% की ग्रोथ एफवाई 25 में होती भी नज़र आएगी। हुँ, बिल्कुल तो आस्था फिर एक सवाल जो कि हर ट्रेडर फिर जानना चाहता है कि इस आईपीओ में पैसा लगाएँ कि नहीं? जो कि आप कह भी रही हैं कि सब्सक्राइब करने की राय आप दे ही रही हैं, लेकिन कितना लिस्टिंग गेन्स आप देख रही हैं? और अगर जिनको अलॉट नहीं हुआ है लिस्टिंग के बाद, क्या आपकी राय होगी क्या एंट्री ले लेनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए, यहाँ पे लिस्टिंग गेन की बात करें तो मुझे लगता है कि एनीवेयर बिटवीन 15 टू 20% 15 से 20% के लिस्टिंग गेन यहाँ पे होने की उम्मीद है अगर मार्केट माहौल बहुत अच्छा रहा। नहीं तो 10% से लेके 20% की एक ब्रॉडर रेंज तो बिल्कुल इसको एट्रिब्यूट की जा सकती है। तो हमारे हिसाब से अगर एक ब्रॉडर रेंज की बात करें तो 10 टू 20% के आराम से लिस्टिंग गेन होते हुए नज़र आएँगे और मार्केट ने बहुत बढ़िया यहाँ पे साथ दिया तो ये जो नीचे का मैंने बैंड 10% का रखा है वो 15 से 20% भी हो सकता है। सो इतने गेन की हम उम्मीद कर रहे हैं। अब अगर लिस्टिंग में ये नहीं लिस्टिंग के दिन अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुए हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा इसको नीचे आने दें। मतलब बिल्कुल क्योंकि प्रीमियम पे हम लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मैं प्रीमियम से नीचे आने की बात कर रही हूँ। तो अगर ये थोड़ा-सा प्रीमियम से नीचे आता है यानी कि 5 से 10% प्रीमियम पे ये लिस्ट होता है, तो वहाँ पे खरीदारी के मौके भी होंगे। लेकिन 10% के ऊपर की अगर लिस्टिंग होती जैसा कि हम यहाँ पे आकलन भी कर रहे हैं, अगर मार्केट बढ़िया रहा तो यहाँ पे 10 से 20% का हम बैंड भी दे रहे हैं, तो फिर मेरे को लगता है थोड़ा-सा रुक जाएँ। लेकिन हाँ, 10% के नीचे अगर ये मिलता है प्रीमियम पे, तो बिल्कुल इसमें नई एंट्री भी की जा सकती है लिस्टिंग के लिए। बिल्कुल, तो आईपीओ में सब्सक्राइब करने की सलाह, लिस्टिंग गेन के लिए आप पैसा लगा सकते हैं। आस्था का कहना है कि प्रीमियम लिस्टिंग का अनुमान किया जा रहा है लगभग 10% से ज़्यादा का और अगर ऊपर की तरफ गया तो 15 से 20% का भी रिटर्न यहाँ पर आपको मिल सकता है लिस्टिंग के ज़रिए। और अगर अलॉट नहीं हुआ है तो तुरंत एंट्री करने की कोशिश ना करें। अगर 10% के नीचे लिस्टिंग हुई है तब आप एंट्री कर सकते हैं, वरना थोड़ा करेक्ट होने दें स्टॉक को, फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री ले सकते हैं। कारोबार अच्छा लग रहा है।
थैंक यू आस्था, आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए और आईपीओ पर विस्तार से चर्चा करने के लिए।